हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग बाय राकेश सर। मैं आपका वेलकम है। आज हम बात करते हैं टेक्नीशियन की भर्ती। आरआरबी में टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है। उस टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से पदों पर क्या क्या भर्ती आई है। टेक्नीशियन रेलवे डिपार्टमेंट में निकली है, तो ये रेलवे भारत सरकार का एक मंत्रालय है। तो रेलवे बोर्ड के द्वारा एक रोजगार की जो संख्या है वह CEN 02/2014। तो ये वैकेंसी नंबर है। जो भी है तकनीशियन भर्ती है। तकनीशियन भर्ती में ये कुछ वर्क होते हैं। तो ये वर्क की चर्चा कर रखे हैं यहाँ पे। क्या क्या वर्क होता है टेक्नीशियन का, मतलब अलग अलग फील्ड में अलग अलग भर्ती निकली है। उस भर्ती के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड, तो 02/2014-24। तो इसमें कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है? तो तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और तकनीशियन ग्रेड थर्ड की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती निकली है, जिसकी लास्ट डेट कितनी है फॉर्म भरने की? 8 अप्रैल 2024। और फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो 9 मार्च 2024, मतलब कल से 9 मार्च 2024, 9/3/2024। और लास्ट डेट है भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 8/4/2024 रात के 11 बजे तक। ठीक है। और नेक्स्ट, अब इसमें तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का जो लेवल है वो लेवल 5 है। इसका स्तर 5 है, मतलब 7वें CPC में वेतन स्तर कितना है? 5वां है। इसकी जो प्रारंभिक वेतन है ग्रेड पे, जो बेसिक पे है वो 29,200 है। और इसका चिकित्सा मानक B1 है, मतलब जो मेडिकल होगा आँखों का वो B1 कैटेगरी आएगा, तब जाके इसके लिए मतलब एलिजिबल होगा। इसकी जो आयु रखी गई है 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और 36 वर्ष तक का होना चाहिए, मतलब 36 वर्ष से नीचे होना चाहिए। इसकी कुल वैकेंसी है 1092 सिग्नल तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की। ओके। और तकनीशियन ग्रेड थर्ड ये लेवल 2 का जॉब है आरआरबी में, रेलवे बोर्ड में। और इसका बेसिक पे कितना है? 19,900। और इसका जो वह है चिकित्सा मानक वो अलग अलग है, अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग है। इसमें बहुत सारी श्रेणी है, बहुत सारे ट्रेड है उसमें है। तो इसकी जो वैकेंसी है वो 8,052, मतलब 8,052 टोटल वैकेंसी किसकी है? तकनीशियन ग्रेड थर्ड की। अब तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की और तकनीशियन ग्रेड थर्ड दोनों की वैकेंसी टोटल मिलाकर कुल वैकेंसी है 9,144। तो इसमें 1,092 पद तो तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की है और तकनीशियन ग्रेड थर्ड की 8,052 है। जिन दोनों को जोड़ने पर पता वैकेंसी कितनी हो जाती है? कुल टोटल 9,144। ये रेलवे बोर्ड के द्वारा बताई गई है। कुछ आयु सीमा से अधिक आयु में, मतलब जो 3 वर्ष की छूट दी गई है वो कोरोना महामारी की वजह से दी गई है। और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, मतलब इसमें कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले CEN में दी गई जानकारी को अच्छी तरह पढ़ें। मतलब जो भी जानकारी पहले से नोटिफिकेशन में दे रखी है उसमें अच्छे से रीड कर ले, जिसके बाद में फॉर्म भरें। जब तक पूरी जानकारी नहीं हो तब तक फॉर्म नहीं भरें। तो अंतिम तिथि तक की से पहले ही फॉर्म भरना है। और निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं है। मतलब जैसे मान लो कोई अपीयरिंग है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, मतलब जिसकी योग्यता कंप्लीट है वही फॉर्म भर सकता है। ठीक है। अब तकनीशियन में अलग अलग चीज़ें हैं, ये कुछ अलग अलग बता रखा है। इसमें आयु सीमा 01/07/2024 को, मतलब ये इतना हो जाना चाहिए 18 वर्ष से 36 वर्ष तक। और जो तकनीशियन ग्रेड थर्ड है उसमें 18 से 33 वर्ष का हो जाना चाहिए।
ये मतलब इसमें बता रखा है जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2024 तक इतने साल का होना चाहिए। 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर एज काउंट होगी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे जो पहले क्रिएट कोई अकाउंट बनना पड़ेगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के बाद भी चरण में संशोधित नहीं किए जा सकते हैं, मतलब पहले ये कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो नकारात्मक अंकन, मतलब जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो सीबीटी में वो 1/3 होगी, 1/3 होगी, 1/3 मार्किंग होगी, मतलब 3% गलत होने पर 1% काट लिया जाता है। और कुछ सामान्य निर्देश इसमें दे रखे हैं, वो अपने आप पढ़ लेना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसकी आरआरबी की वेबसाइट से। मतलब इसमें निःशुल्क ट्रेन यात्रा की सुविधा होती है, मतलब जो भी एग्ज़ाम सेंटर आते हैं उसमें पहले मतलब SC ST के लिए पास दे देते हैं और बाकी के लिए मतलब एक तरह से निःशुल्क व्यवस्था होती है, मुफ्त यात्रा होती है इसमें। ओके, यदि किसी भी कारण अंतिम तिथि के भीतर अपना आवेदन जमा नहीं कर पाते तो आरआरबी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मतलब आपको फॉर्म भरना है। कब तक? जो आवेदन की अंतिम तिथि है 8 मार्च 8 अप्रैल 9 अप्रैल जो भी है 8 अप्रैल 2024 तक होना चाहिए। इसमें कुछ चिकित्सा जो मेडिकल का बता रखा है किसका कितना होना चाहिए। तो A3 के लिए मतलब 6/9 6/9 का मतलब लेंस की शक्ति 2D से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ बता रखा है जो मानक है, वो आपको पता करना है। B1 कैटेगरी का, B2 कैटेगरी का, ये सब अलग अलग है। मतलब कौन फॉर्म भर सकता है? भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए। और तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए 18 से 33 वर्ष उम्र है। उसके अलावा कुछ छूट दे रखी है, छूट मतलब CN0107/2024 को ये 18 से 36 वर्ष तक का होना चाहिए, ये आयु सीमा है। और तकनीशियन ग्रेड थर्ड इसमें 18 से 23 और 3 साल की छूट कोरोना की वजह से दे रखी है एक्स्ट्रा। तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए 7वें CPC के तहत वेतन स्तर 5वां है। छूट आयु 18 से 36 वर्ष है। SC ST को 5 साल की छूट है। OBC को जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वो 3 साल की छूट है। और एक्स सर्विसमैन को तो छूट है ही 3 वर्ष की। और अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग स्तर पे। और विकलांगता के लिए 10 वर्ष की छूट है। वे भर्ती जो रेलवे में ग्रुप C या ग्रुप D हैं में है वो UREW 40 साल की छूट है, 40 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। जन्म तिथि किसके बीच में होनी चाहिए? जनरल की 2 जुलाई 1988 से नीचे नहीं होनी चाहिए, मतलब उससे पहले। और 18 से 36 वाला मतलब जो सिग्नल उसके लिए है, सिग्नल के लिए मतलब तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए है। और जो तकनीशियन ग्रेड थर्ड के लिए है वो मतलब 2 जुलाई 1991 से पहले का नहीं होना चाहिए। और जो भी OBC है उसका 2 जुलाई 1985 से पहले नहीं होना चाहिए। और जो भी OBC है उसका 18 से 33 के लिए 2 जुलाई 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए। SC ST में 2 जुलाई 1983 से पहले का नहीं होना चाहिए। और 2 जुलाई 1986 से पहले का नहीं होना चाहिए। मतलब आयु सीमा कब तक कैसे काउंट की जाएगी, किस आधार पर काउंट की जाएगी? 1 जुलाई
एक मतलब 1 जुलाई 2024 तक काउंट की जाएगी, तो उसके हिसाब से मतलब 1/7/2006 मतलब उससे बाद वाला नहीं होना चाहिए, वहाँ तक की उसको काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण चीज़ है इनके लिए, मतलब जन्म तिथि में कोई भी अंतर होने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। मतलब शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यताएं के बारे में पढ़ लेते हैं। अब इसमें जो शैक्षणिक योग्यताओं से पहले कुछ फी के बारे में बता रखा है। सभी उम्मीदवारों के लिए जो मतलब सीबीटी में उपस्थित होने वाले हैं उनका शुल्क लगेगा 500 रुपये। कितना लगेगा? 500 रुपये। ओबीसी जनरल का। और जो SC ST में आते हैं, एक्स सर्विसमैन है, ट्रांसजेंडर है, अल्पसंख्यक है, इकोनॉमिकली बैकर से क्लास है, EBC, वो उनके जो पैसे लगेंगे वो 250 रुपये लगेंगे। कितने रुपए का चालान कटेगा? 250 रुपये का। 250। शुल्क भुगतान करने का तरीका है, आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे भी करके आप इनको कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, UPI से आप जो भी चार्ज लग रहा है फॉर्म भरने का उसको पे कर सकते हैं। आप मोबाइल से, लैपटॉप से या किसी मित्र पर जाकर कहीं से फॉर्म भर सकते हैं, तो उससे चालान जरूर कटेगा। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए घोषणा पत्र, मतलब उनको एक घोषणा पत्र देना पड़ता है। और EBC वालों को अपनी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 से कम दिखानी पड़ती है, जब जाके वो EBC का आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का कैंडिडेट कहलाएगा। और इससे पहले का जो 50,000 से कम का जो उनको सब एक वो देना पड़ता है, आय प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं। EBC और EWS अलग अलग श्रेणियाँ हैं। EBC अलग होती है, EWS अलग होती है। EBC को OBC के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। EBC उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि वे केवल शुल्क रियायत के हकदार हैं, नौकरी में आरक्षण के नहीं। मतलब उनके लिए शुल्क कम हो सकता है, नौकरी में कोई वैकेंसी में कोई अलग से वैकेंसी नहीं है EBC की, EWS की ज़रूर है। परीक्षा शुल्क की वापसी CBT में भाग लेने वालों के लिए है। मतलब 500 रुपये जो जमा किए हैं उनके 400 रुपये, और जो 250 रुपये जमा किए हैं उनके 250 रुपये, वो जो बैंक अकाउंट लगाया उन्होंने उस बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है, जब एग्ज़ाम का जो CBT है, फर्स्ट CBT वो होने के बाद में, तब वो अपने अकाउंट में वो वापस आ जाते हैं अमाउंट जितना फॉर्म भरने में लगे थे, मतलब जो भी 400 और 250। EBC और EWS अलग अलग श्रेणियाँ हैं। ये वापस वही बात पहले वाली कह रही है कि कितना रियायत दे रखे हैं, ये बाकी पढ़ लीजिएगा जो भी है। मतलब जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, इनसे मतलब वो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए EWS का, या फिर वो EWS सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और जो SC ST का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी इनसे बना हुआ होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। क्या क्या होंगे? पहले कंप्यूटर आधारित CBT होगा, फिर उसके बाद में सत्यापन DV होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर उसके बाद में उसका फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट बनेगी CBT, जो कंप्यूटर आधारित परीक्षण CBT है, वो प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग CBT होगा। मतलब सिग्नल जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है उसका अलग एग्ज़ाम होगा, और जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है उसका अलग एग्ज़ाम होगा। मतलब दोनों का अलग अलग एग्ज़ाम होगा, दोनों का CBT अलग अलग होगा। जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है वो वेतन स्तर 5 में आता है, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है वो किस में आता है? वो वेतन स्तर 2 में आता है। जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है, ग्रेड फर्स्ट है, उसमें कुल अवधि जो CBT होगा वो 90 मिनट का होगा। एग्ज़ाम जो शेड्यूल एग्ज़ाम
टाइम होगा वो 90 मिनट का होगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर का 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और कई पारियों में आयोजित सीबीटी के लिए मार्क्स का सामान्यीकरण किया जाएगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन। पात्रता के लिए न्यूनतम ये बता रखे हैं, लेकिन पात्रता के लिए न्यूनतम अलग ही होता है, जो मार्क मेरिट निकलती है वही न्यूनतम होता है। सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवार की शॉर्टलिस्ट के लिए गिना जाता है। मतलब आगे जैसे इसमें क्या था, पहले चरण में सीबीटी था, दूसरे चरण में डीवी था, तीसरे चरण में क्या था, मेडिकल था। तो डी और मेडिकल एक साथ होता है, पहले डीवी फिर मेडिकल। तो जो सीबीटी में जो नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स, उसके आधार पर उसकी मेरिट बनाई जाती है। और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए सिलेबस क्या क्या बता रखा है। तो एक जनरल अवेयरनेस का एग्ज़ाम होता है, जिसमें मतलब कुछ भारत, मतलब इंडिया की ज्योग्राफी आती है, भारत का भूगोल, संस्कृति, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राजनीति, इन पॉलिटी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, संविधान आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी आती है, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे आते हैं, मतलब वर्ल्ड और इंडिया से संबंधित जो एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल इशू है, उसके ऊपर आता है। जो सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। एक सामान्य बुद्धि तर्क व कुछ मतलब रीजनिंग के सवाल आते हैं, मतलब डिकोडिंग के सवाल आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के, सीरीज के सवाल आते हैं, श्रृंखला के, सिलोगिज्म के सवाल आते हैं, जम्बलिंग के सवाल आते हैं, वेन आरेख के सवाल आते हैं, कथन निष्कर्ष के आते हैं, निर्णय लेने वाले आते हैं, वर्गीकरण के आते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ सवाल आते हैं। अलग अलग रीजनिंग का भी एक मतलब महत्व है। तो कंप्यूटरों और अनुप्रयोग से संबंधित कुछ आते हैं, जैसे कंप्यूटर की वास्तुकला, इनपुट आउट, है ना, डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, इनके बारे में, ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्राउज, कंप्यूटर वायरस, इनके बारे में कंप्यूटर के सवाल आते हैं। 20 नंबर के कंप्यूटर आते हैं। और गणित जो मैथमेटिक्स है, इसमें भी आते हैं, मतलब नंबर सिस्टम आता है, तर्क संगत तर्कहीन संख्या आती है, बोर्डमास रूल पे आधारित आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण आते हैं, मतलब ये सीरीज आती है, ट्राइंगल के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम है, कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशो के बारे में, मतलब यूनिट के बारे में आते हैं, शेड के बारे में आते हैं, मतलब कुछ बहुत सारे सवाल आते हैं अलग अलग। माध्य विचलन से संबंधित है, विचरण से संबंधित है, मतलब स्टैटिक्स के भी सवाल आते हैं, मीन मोड मीडियन, इन पे भी आते हैं। बुनियादी विज्ञान व इंजीनियरिंग, इसमें इकाइयाँ, माप, द्रव्यमान घनत्व, ऊर्जा वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है, मतलब पूरी विज्ञान और इंजीनियरिंग, मतलब फिजिक्स वाली साइंस आती है थोड़ी सी। अब इसमें तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए जो सिलेबस आएगा, उसमें क्या क्या आएगा। सामान्य जागरूकता जो जीए है वो 10 नंबर की आएगी। सामान्य बुद्धि और तर्क 15 नंबर की आएगी। 15 क्वेश्चन 15 नंबर के हैं। कंप्यूटर व अनुप्रयोग 20 नंबर 20 क्वेश्चन आएंगे। गणित जो मैथमेटिक्स है वो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। और जो साइंस है वो 35 नंबर 35 क्वेश्चन आएंगे। मतलब इसमें आपको 100 में से जो 10 नंबर की जीके हैं, बाकी सब मतलब किस किस का पार्ट है, रीजनिंग का है, कंप्यूटर का है, गणित का है, मैथमेटिक्स है और साइंस इंजीनियरिंग है। तो इसमें 90 मिनट का टाइम है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मतलब 30 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं। और इसे 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको करने होते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, इन ये पे लेवल 2 का वो एग्ज़ाम है। और इसका सीबीटी का पैटर्न अलग होता है। 90 मिनट में 100 ही क्वेश्चन है, 1/3 माइनस मार्किंग है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग अलग आता है। जिस सिलेबस में मैथमेटिक्स में बोर्ड मास है, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ, ये रेशो है, परसेंटेज है, क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, दूरी है, चक्रवर्ती ब्याज है, ये सब आते हैं, पाइप, टंकी। रीजनिंग में कुछ आते हैं, वर्णमाला मतलब सीरीज आती है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, एक्सेट्रा, जो भी कथन निष्कर्ष वर्गीकरण वगैरह सब आते हैं। समानताएं, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग में ये ड्राइंग उपकरण, रेखाएं वगैरह ये आती है इसमें। और घनत्व, कार्य शक्ति और ऊर्जा होंगे। वेग, गति, वेग, गर्मी, तापमान, बिजली, लीवर,
सरल मशीनें, ये सब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य जागरूकता में आपके समसामयिक मामले आते हैं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या क्या कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो तकनीशियन ग्रेड थर्ड में सीबीटी के लिए प्रश्नों और अंकों का संभावित विषयवार, क्या अंकशास्त्र कितने नंबर का, मतलब मैथ, अंकशास्त्र यानी मैथ 25 नंबर का आता है, 25 नंबर का 25 क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग 25 नंबर 25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 25 अंक के 25 क्वेश्चन आते हैं। सामान्य विज्ञान के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। सामान्य जागरूकता 10 नंबर, मतलब 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो आपके जीके के अलावा 90 क्वेश्चन तो साइंस और रीजनिंग और मैथ ये आते हैं, और बाकी 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होते हैं। टोटल टाइम होता है 90 मिनट, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होते हैं। 30 मिनट पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए अलग से मिलता है। अब दस्तावेज सत्यापन में उनको क्या क्या चाहिए होता है, तो पहले CBT 1 और CBT 1 दोनों के ग्रेड फर्स्ट हो या ग्रेड थर्ड हो, उनके CBT 1 पास करने के बाद में DV के लिए, मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उनका मेडिकल होता है, DV होने के बाद में उसका मेडिकल होता है। अब इसमें एक है आवेदन कैसे करें, तो आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने से पहले उनकी कुछ योग्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। आवेदन करने से पहले कुछ दस्तावेज रखना पड़ेगा। तो आवेदन करने के लिए आपको, मतलब आपकी जो फ़ोटो है वो 30 से 70 KB के बीच में होनी चाहिए, और रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर होनी चाहिए, और टोपी पहने बिना, ऐसी टोपी वाली फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, काला चश्मा वाली फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, और मतलब JPG में होनी चाहिए, हस्ताक्षर JPG में होना चाहिए। 30 से 70 KB के बीच में ही इसके हस्ताक्षर चलेंगे। केवल PWD ये अलग अलग बोर्ड की 02 CAN 02 2024 की अलग अलग वेबसाइट है। अहमदाबाद की है, अजमेर की है, बेंगलुरु की, भोपाल की, ये अलग अलग वेबसाइट है। अब महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया के संबंध में सभी संचार संबंधी RRB आधिकारिक वेबसाइट के बाद माध्यम से सूचित किए जाएंगे। अलग अलग जानकारी के लिए अलग अलग, जहाँ से अपन फॉर्म भरेंगे वहाँ से सूचना प्राप्त कर सकते हैं अपन। तो आवेदन जमा करने के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र सही जानकारी के साथ भरना और जमा करने से दोबारा जांचना होगा। परीक्षा का माध्यम प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। ज़्यादातर बच्चे अंग्रेजी में, हिंदी में और अलग अलग जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की लोकल भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये कुछ लैंग्वेज बता रखी है, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी। तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट, इसमें ये 5 लेवल 5 में आती है। इसका जो मेडिकल ग्रेड है वो B1 है, और ये इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो क्या है, मतलब भौतिकी, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और इंस्ट्रूमेंटेशन में BSc होना चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस, या फिर भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन बुनियादी धाराओं के किसी भी उपधाराओं के संयोजन में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc, या फिर उपरोक्त बुनियादी धाराओं में उपरोक्त किसी भी जो भी धाराएं हैं के संयोजन में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। उपरोक्त बुनियादी धाराओं में उपरोक्त किसी भी बुनियादी धाराओं के संयोजन में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। या तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, या जो भी धाराएं बता रखी है उसमें बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए किसी भी संस्थान से। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ब्लैक स्मिथ लोहार की जो पोस्ट है B1 लेवल 2 की है, B1 इसका वो होना चाहिए मेडिकल। और ये फोर्जर और हीट ट्रीटर
फाउंड्रीटमैन पैटर्न मेकर में ITI होनी चाहिए। ग्रेड थर्ड ब्रिज में इसकी ITI ये वेल्डर में, ट्रेडमैन में, इनमें ITI होनी चाहिए। रिलेटेड ट्रेड में ITI होनी चाहिए। जैसे कैरेज वैगन में है तो कैरेज वैगन से रिलेटेड ITI होना चाहिए। प्लम्बर वाला मतलब तकनीशियन ग्रेड थर्ड। क्रेन चालक में मैकेनिक, मोटर वाहन, सामग्री, हैंडलिंग और ऑपरेटर, रेल क्रेन आदि ट्रेड में ITI होनी चाहिए। तकनीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल, डीजल इलेक्ट्रिकल, इसमें इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वायर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आदि में ट्रेड में ITI होनी चाहिए। ऐसे इससे रिलेटेड कुछ ट्रेड, जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल से मतलब रिलेटेड ट्रेड में क्या होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए। जो ट्रेड आपको बता रखे हैं इसमें रीड कर लेना नोटिफिकेशन में। 15 नंबर पे आती है कौन सी, 15 नंबर पे तकनीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल। ये PCM वालों के लिए, PCM वाले 12th वाले भी भर सकते हैं इसे, जिनके 12th में फिजिक्स और मैथ 10+2 में है, वो भी इस पोस्ट को भर सकते हैं। B1 जिनका मेडिकल होना चाहिए और एक लेवल 2 की जॉब है। और इसमें मैकेनिकल और कौन भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से जो ITI कर रखे हैं वो भी इसको भर सकते हैं। और जो PCM से हैं, फिजिक्स मैथ जो 12 तक पढ़े हैं वो भी इसको, इस तकनीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल 15 नंबर की जो सीरीज पोस्ट है उसको भर सकते हैं। बाकी सब अलग अलग पोस्ट हैं। ये अलग अलग बोर्ड से हैं, कौन कितनी पोस्टें निकली है। जैसे अहमदाबाद से UR की कितनी 38 पोस्टें हैं और SC की 10 पोस्टें हैं, ST की 3 पोस्टें हैं, OBC की 19 हैं। ऐसे कुल ग्रेड फर्स्ट सिग्नल में 38 पोस्टें ग्रेड फर्स्ट में है टोटल UR की, और ऐसे 10 SC की। ऐसे टोटल पोस्टें जो है वो कुल RRB अहमदाबाद की जो पोस्टें हैं वो कितनी हैं, कुल है 761 है। इसे सभी बोर्ड के आप देख सकते हैं, सभी बोर्ड के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। अजमेर की कुल पोस्टें कितनी हैं, अजमेर की ग्रेड फर्स्ट टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की जो पोस्टें हैं वो 69 है, और ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट है 453 है, और टोटल पोस्ट 522 है। ऐसे सभी बोर्ड, जैसे बेंगलुरु है उसकी ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट 44 और ग्रेड सेकंड की पोस्ट है 98, तो टोटल पोस्ट है 142। ऐसे सभी मतलब अलग अलग बोर्ड की डिटेल दे रखी है यहाँ पे किस कैटेगरी कितनी पोस्ट है, और पोस्ट देखकर ही फॉर्म भरना है। तो ऐसी ही रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।